students. Today we are going to start new topic of physical chemistry, that is chemical kinetics. इसके नेम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में. Kinetics means motion, but then kinetic is related with the motion. Kinetic energy, kinetic Honda, ठीक है ना. तो काइनेटिक टर्म जहां लग गई इसका सीधा मतलब है मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. मींस we are going to study the speed of chemical reactions and what are the factors with the help of which we can retard the speed, or we can accelerate the rate of reaction or the speed of the reaction. Okay, so these terms, these concepts are studied under the topic of chemical kinetics. Okay, ये टर्म जहां भी लगती है आपको मालूम है मोशन से रिलेटेड है. जैसे आपने सुना होगा LML वेस्पा, एक स्कूटर आता था पहले, LML कंपनी का, शायद बंद हो गया है. तो वेस्पा नाम उन्होंने इसलिए दिया था कि वेस्पा एक इंसेक्ट होता है, उसकी फ्लाइंग जो टेक ऑफ है वो बहुत फास्ट है. LML की स्कूटर्स की पिकअप बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने स्कूटर का नाम LML वेस्पा, LML तो ब्रांड नेम था, लेकिन वेस्पा ये जो भी टर्म्स लगाई जाती हैं, जैसे काइनेटिक होंडा है ना. तो होंडा इस कंपनी, आपको मालूम है मिस्टर होंडा जो हैं उन्होंने अपने नेम पे बने हुए काइनेटिक मोशन. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स इज नथिंग बट इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व. रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता यही लगता है. थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं. वहां से जैसे ही हमें पता लग जाता है कि हाँ ये रिएक्शन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन होने वाली है, तो फिर अगर होगी, वो थर्मो से आइडिया लग गया, किस स्पीड से होगी, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्पीड को अफेक्ट करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगी, वो सब केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो देखिए फटाफट. द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉमा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट and mechanism of the process या mechanism of the reaction is called chemical kinetics. Mechanism of the reaction is called chemical kinetics. Okay, तो रेट या स्पीड तो आप लोग जानते ही हैं, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट की बात की थी थोड़ी बहुत, अभी यहाँ और डिटेल में करेंगे. रेट होता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इन यूनिट टाइम कितना चेंज आ रहा है, या प्रेशर में यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो रेट ये तो हमने पढ़ा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया. देखिए नीचे, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन या डिपेंडिंग अपॉन द रेट, कॉमा, केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. नंबर 1, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेज चलती है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कंप्लीट, है ना. तो देखो, रिएक्शन दैट प्रोसीड विद वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई रेट, रिएक्शन दैट प्रोसीड विद वेरी हाई रेट आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रिवर्सिबल होती है ना. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे NaCl plus AgNO3. As soon as you will add aqueous silver nitrate to the aqueous NaCl solution, it will give white ppt of AgCl का white ppt आ जाएगा, प्लस आपका NaNO3 aqueous का मतलब सॉल्वेंट वाटर है. ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी वेरी फास्ट होती है, जैसे HCl प्लस NaOH. इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस जो होती हैं वो इरिवर्सिबल रहती हैं. HCl aqueous प्लस NaOH aqueous गिव्स क्या बनेगा, देखिए, NaCl aqueous प्लस H2. ठीक है ना, H2. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बहुत फास्ट होती है. सम रेडॉक्स रिएक्शंस आर आल्सो इंस्टेंटेनियस, जैसे KMnO4 की ड्रॉप जैसे ही ऑक्सैलिक एसिड पे गिरती है, तुरंत पर्पल, एट द इंस्टेंट KMnO4 come in contact with the oxalic acid, its purple color disappear. तो यू भी लिख सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड C2O4 माइनस. इसका पर्पल कलर होता है. जैसे ही ड्रॉप पड़ी ऑक्सैलिक एसिड की, तुरंत एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं. आपको पता है रेडॉक्स में पड़ा हुआ है Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2. ठीक है,
तो ये भी एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। इवन फोटोसिंथेसिस भी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, ठीक है ना, 1 पिकोसेकंड लगता है। तो ध्यान रखिए इतनी तेज होती हैं कि इनको हम नॉर्मल मेथड से इनकी रेट की स्टडी नहीं कर सकते हैं, जनरल मेथड से इनकी रेट की स्टडी नहीं की जा सकती है, इनके लिए स्पेशल टेक्निक्स ही यूज करना पड़ता है। पैरेलल टू लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट स्टडी करनी पड़ती है। तो लिख लीजिए नोट, as such reactions, as these reactions proceed with very high speed, therefore their rate cannot be measured by normal techniques, and special techniques are used for this purpose, such as flash photolysis, flash photolysis। आपको पता ही है फोटोलिसिस का नाम आते ही फोटॉन्स आ गए, फ्लैश फोटोलिसिस। सेकंड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स भी होती हैं, वो भी है। एक फ्लो मेथड भी होता है, उससे भी करते हैं, फ्लो मेथड एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये कुछ बस नेम याद रखिए आप, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, फर्स्ट हो गया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकंड, यहाँ इस चैप्टर में हम इनकी स्टडी नहीं करेंगे, हम मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शंस की रेट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के बाद देखो, रिएक्शंस प्रोसीडिंग विद मॉडरेट रेट, ठीक है। इसमें लिखिए, these reactions proceed with measurable rate, these reactions proceed with measurable rate या considerable rate। For example, जैसे H2 gas plus I2 gas gives twice HI gas, कई सारी रिएक्शंस जिनकी रेट की स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये है, और भी काफी रिएक्शंस आएंगी जो मेजरेबल रेट से चलती हैं, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट। और इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं टाइप की रिएक्शंस की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। N2O4 गैस gives twice NO2 plus O2, twice N2O4 gives क्या आ जाएगा, देखो बैलेंस करो इसको, twice N2O5 कर दो, N2O5 अगर डिकम्पोज हो, ठीक है ना। फिर आएंगे आगे रिएक्शंस आपको। इसके अलावा जैसे H2 प्लस I2 की रिएक्शन देख ली आपने, N2 प्लस O2, N2 गैस प्लस O2 गैस की रिएक्शन से ट्वाइस NO गैस का फॉर्मेशन, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक में तो बहुत सारी रिएक्शंस पड़ी हैं जिनकी रेट की स्टडी आपने की है, रेट लॉ लिखा है, ऑर्डर देखा है, मॉलिक्यूलरिटी देखा है। एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईस्टर CH3COC2H5 प्लस वाटर, ठीक है ना। ये भी मेजरेबल स्पीड से चलती है। इवन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये तो ईस्टर की सिंथेसिस है, और इसमें आ जाएगा फोर्थ एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये भी आपका मेजरेबल स्पीड से चलता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो जिनमें रिएक्शंस जो हैं एक मेजरेबल स्पीड से प्रोसीड करती हैं, और इनकी ही स्टडी हमें करनी है। थर्ड क्लासिफिकेशन लिखिए, थर्ड वेरी स्लो रिएक्शंस, है ना। तो इंस्टेंटेनियस, स्लो एंड वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन, दीज रिएक्शन प्रोसीड विद वेरी स्लो रेट and take very long time for completion, for almost completion, and therefore study of rate of such reaction is practically insignificant. For example, इसके एग्जाम्पल देखोगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन कितना टाइम लगता है, इसमें वो रिएक्शंस आते हैं जिनमें कई डेज, कई मंथ, इवन ईयर तक लग जाता है, तो उनको कौन बैठ के स्पीड की स्टडी करेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आपने बायो में 9-10 पे पढ़ा होगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम जो होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है, एक लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, जो पल्सेस होती है ना, उन पल्सेस के रूट्स में, नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया होता है। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एज अ नाइट्रेट फिक्स करता है, तब प्लांट्स में आता है और फिर पूरी फूड चेन में सर्कुलेट होता है। तो फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या इतना जस्ट लिख लीजिए, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके। रिएक्शन बिटवीन H2 and O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर,
वेरी स्लो, होते नहीं ऑलमोस्ट। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो अपने लिए कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा? अपने लिए स्लो स्पीड वाली। स्लो कौन सी? यानी मॉडरेट स्पीड वाली, ना वेरी फास्ट और ना ही वेरी स्लो। ये रिएक्शंस हमारे काम की है, ठीक है। तो ये हमने रेट के बेसिस पे पढ़ लिया क्या कि रिएक्शंस 3 टाइप की होती हैं। अब रेट क्या होता है थोड़ा सा आइडिया दे दूं, हेडिंग लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड की बात हो रही है इस चैप्टर में। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट के बारे में थोड़ा सा बताया था, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह जब हमने पढ़ा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये कैसे डिफाइंड होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इन यूनिट टाइम, ठीक है। लिखिए, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in unit time is called rate of reaction, is called rate of reaction. So rate of reaction equal to change in concentration upon time taken, या change in pressure और change in pressure upon time taken। अगर गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। गैसियस में कंसंट्रेशन प्रेशर दोनों ले सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन लिक्विड है ना, सॉलिड है तो प्रेशर का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए ए गिव्स, ए प्लस बी गिव्स सी, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आपको मालूम है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ ड्रॉप होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसको कैसे लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, कैसे लिखोगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। या फिर बोलो, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, और क्या हो जाएगी? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन। तो ये है बेटा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक एवरेज रेट, जब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकालते हैं, और एक इंस्टेंटेनियस रेट, जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, नोट लिख लीजिए, नोट पॉइंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये तो डिक्रीज हो रहा है। मैं अभी बताता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिख लीजिए, अभी मैं प्रूव कर दूंगा आपको, ठीक है। अभी इस सेंटेंस को प्रूव करेंगे। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रेट इज एक्सप्रेस्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, नंबर 1, आपने मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल लिया है या माइक्रोस्कोपिक लिया है? इंस्टेंट पे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल, रेट इज डिफाइंड इन 2 ways। नंबर 1, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट। इसमें मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए, मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल इज टेकन। तो जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी, ठीक है। तो इसका एवरेज रेट कैसे लिखोगे? एवरेज रेट ये आ जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया आपका विथ रिस्पेक्ट टू ए, एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आपसे कहा जाए तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, इक्वल टू बी, क्या होगा? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये प्लस है क्योंकि बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये हो गया आपका एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब मैंने कहा कि रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, कैसे? आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी। अभी आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहले रिएक्टेंट का ग्राफ देख लेते हैं, फिर प्रोडक्ट का देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो इनिशियली ए का कंसंट्रेशन टी इक्वल टू 0 पे ए का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ जो है आपका इस टाइप से आता है, एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है।
अब मान लीजिए कि टाइम t1 टाइम पे कंसंट्रेशन मान लो C1 था और t2 टाइम पे, यहाँ पे टाइम t2 है, एक हमने माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल ले लिया, मान लीजिए कंसंट्रेशन क्या है बेटा C2। तो रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जैसे ये विथ रिस्पेक्ट टू ए मैंने ग्राफ बनाया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा बताइए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, माइनस लगा ना, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, माइनस इसलिए क्योंकि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बताओ चेंज कैसे बताते हैं, आपको मालूम है ए फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली, ऐसे तो निकालोगे, अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे ही होगा। तो आप देखो ये पॉजिटिव रेट हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, मैंने क्या लिखा, ए फाइनल, कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइनल वो C2 है, देखो ध्यान से, यहां से क्या आएगा, बहुत आसान है इस बात को समझना, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब जरा ग्राफ में ध्यान से देखो, C2 इज लेस देन C1, देखो बेटा ध्यान से, C2 इज लेस देन C1, T2 ग्रेटर देन T1 है, ये टर्म पॉजिटिव, लेकिन C2 लेस देन C1 है, ये टर्म नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ए का डिसअपियरेंस का रेट नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपियरेंस दो अलग बातें हैं, इस बात को अच्छे समझ लीजिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए ये है, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी ये है, और ओवरऑल रेट जो है हम ऐसे लिखते हैं। तो ए का डिसअपियरेंस का रेट नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और एनी रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये एवरेज रेट हमने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू ए विच इज पॉजिटिव, देयरफॉर रेट विल बी, रेट कैसा हो जाएगा बेटा, रेट हो जाएगा पॉजिटिव। काफी अच्छे से सीख लीजिए इस टॉपिक को, ठीक है ना, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, बट आप सीख जाएंगे आराम से, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बताता हूँ, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसा आएगा, देखिए सभी बच्चे, ये ए के रिस्पेक्ट में ग्राफ हो गया, बी के रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसा आएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी का ग्राफ हम निकाल लें, कंसंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम। तो स्टार्ट में तो बी होगा ही नहीं, जीरो होगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ेगा बी का, समझ लो, बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, अच्छी बात है। तो मान लीजिए टाइम t1 पे कंसंट्रेशन C1 था और टाइम t2 पे कंसंट्रेशन C2 है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, बोलो, डेल्टा बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी कौन है ये आपका ए बी, ये जो रिएक्शन लिखिए ना ए बी, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, समझ रहे हो, लास्ट ब्रैकेट मतलब मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ प्लस रहता है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो बी फाइनल यहाँ पे देखो, बी फाइनल कितना है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, समझ रहे हो, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो C2 ग्रेटर देन C1 है, C2 ग्रेटर देन C1 है कि नहीं, तो देयरफॉर रेट क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, whenever rate is expressed in terms of appearance or disappearance, it is called rate of appearance with respect to CB, the rate of disappearance with respect to A। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ROR, rate of reaction, तो गलती से भी कभी भी गलती मत करना, rate of reaction is never what, negative, rate of reaction is always and always positive, ठीक है भाई। अब सेकंड लिख लीजिए, तो फर्स्ट हो गया एवरेज रेट, माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल ले लिया। अब सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल इज टेकन और
when a rate of reaction is determined at a particular instant, when rate of a reaction is determined at a particular instant, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करनी पड़े तो हम उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट. तो इंस्टेंटेनियस रेट विल बी इक्वल टू एवरेज रेट व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो. लिमिट लगा दीजिए, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ जाएगा. ठीक है, जीरो नहीं है, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, है ना. ठीक है, स्मॉलर देन द इमेजिंग वैल्यू. तो इफ डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब अब आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर बेटा मान लो इस इंस्टेंट पे आपको रेट पता करनी है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं, और उस टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका रिएक्टेंट कौन था, ए गिव्स बी, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, आप कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ ले रहे हो तो स्लोप नेगेटिव आएगा, है ना, स्लोप नेगेटिव आएगा. और डी ए बाई डी टी, क्यों भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी ए बाई डी टी. तो एवरेज रेट हो जाएगा आपका डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस, which is when delta t approaching to zero, it means the formula will be nothing but minus dA by dt. ये है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ऐसे ही आप लोग ये विथ रिस्पेक्ट टू ए बता दिया मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू बी ये आपको मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल हटा के माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल लाना पड़ेगा, है ना. ऑलमोस्ट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट, इट इज नॉट जीरो, स्मॉलर देन द smallest possible value that can be imagined is delta t. Okay, concentration of B, A gives B with respect to product. हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर एक इंस्टेंट पे चाहिए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ होगा, उसका स्लोप निकलेगा. यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पॉजिटिव स्लोप होगा, लिख लीजिए पॉजिटिव स्लोप, और वो आ जाएगा dB by dt. यहाँ पॉजिटिव स्लोप होगा, स्लोप क्या हो जाएगा dB by dt, और रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा आपका dB by dt. ठीक है, नोट कर लीजिए. इसी को इंटीग्रेट कर दो तो एवरेज आ जाएगी, समझिए, दो टाइम इंटरवल में. चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से. तो ये है बेटा आपका डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहते हैं इसको. तो जो डिफरेंशियल रेट लॉ है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है. तो ये दो टाइप का हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है. ठीक है, अच्छा ध्यान रखें, जैसे मान लें एक रिएक्शन है, सॉरी ए ये कोएफिशिएंट है, प्लस बी गिव्स सी एक्स, मान लो प्रोडक्ट एक्स बन रहा है, पी लिख लो, सी पी. ठीक है, अगर आपसे बोला जाए रेट ऑफ, आपसे कहें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो आपका फॉर्मूला होगा माइनस डी ए बाई डी टी. सिंपल, इंस्टेंटेनियस रेट. रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखते समय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करना है, कारण अभी बताऊंगा. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो गया, बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगा, माइनस dB बाय, माइनस क्यों लग रहा है अब आप लोग समझ चुके हो, dt. और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C क्या होगा बेटा, dC बाय dt. तो यहाँ एक हिंट लिख लीजिए, नेवर यूज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट while writing rate of appearance or disappearance. However, while writing rate of appearance or disappearance, however, if overall rate of reaction is written, then coefficients are used. क्यों, मैं बताता हूं. देखो, जैसे ए या कोई रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो ट्वाइस ए प्लस बी गिव्स थ्राइस सी, सपोज ये एक रिएक्शन है. ठीक, इसका आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताना है. तो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो.
जब 2 मोल ए कंज्यूम होगा तब 1 मोल बी कंज्यूम होगा। क्या कहते हो? 2 मोल ए इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ बी टू गिव 3 मोल ऑफ सी। मतलब इसके 1 मोल कंज्यूम होते तक इसके 2 मोल कंज्यूम हो जा रहे हैं। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का ज्यादा है, डबल है। अगर हम 100% रिएक्शन मान के चल रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो है वो बी के कंपैरिजन में डबल है। तो जब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे जिसमें हम सबका अपीयरेंस डिसअपियरेंस एक साथ लिखेंगे, तो आप ध्यान रखिए, अगर पेपर में पूछा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताओ तो कोएफिशिएंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बताओ तो अपने को लेना पड़ेगा। देखिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ध्यान से देखना, आपको दिख रहा है कि 2 मोल ऑफ ए जब कंज्यूम हो रहे हैं तब क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ बी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डबल है कि नहीं बोलो बी से। इसके 1 मोल की जगह इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इक्वल टू, और बताओ 3 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो मतलब क्या हुआ? अब सुनना ध्यान से, 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या आएगा? माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। ये जनरली मिलता नहीं है बेटा, डायरेक्ट लिखा होता है बुक में कि कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा नहीं है। इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कितना है? माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा बताओ? देखो ध्यान से, यहां पे क्या आएगा? 3 इंटू डी सी बाई डी टी। समझ रहे हो? तो यहां पे ये रेट आ गई, है ना? सबको हमने ले लिया। एक बार फिर देख लो जरा, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। नहीं, बी का डबल है यार, हमने गलत लिख दिया, सॉरी। बी का डबल है ना ए से, इसका तो हाफ हो जाएगा। देखो जब इसके 1 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब बी जो है स्लो कंज्यूम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बी क्या हो रहा है? स्लो कंज्यूम हो रहा है, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी स्लो है, ए फास्ट है। 1 मिनट, इसको हम या तो ऐसे करते हैं 1/2 कर देते हैं, सॉरी यहाँ 1/3 आ जाएगा। एक बार फिर चेक कर लो बेटा, देखो जब बी का 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है तो सी के 3 मोल बन रहे हैं, मतलब बी का डिकम्पोजिशन स्लो हो रहा है, सी तेज बन रहा है। तो अगर सी तेज बन रहा है तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट, मैं भी आपको फिर समझाता हूं, जरा इन दोनों को इक्वेट करो तो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस डी बी बाई डी टी। अब इसका मतलब बताओ, व्हाट इज दिस? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज 2 times the rate of disappearance of B। क्या ये बात सही है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज 2 times the rate of disappearance of B, इसलिए 1/2। क्लियर हो गया? 2 से इंटू करते तो हाफ हो जाता। फिर सुन लो, 1 मोल बी जब तक डिकम्पोज हो रहा है तब तक 2 मोल ए कंज्यूम हो रहा है, मतलब ए तेज कंज्यूम हो रहा है। बी के कंपैरिजन में ए तेज कंज्यूम हो रहा है, दिख भी रहा है। बी के कंपैरिजन में ए देखो 2 टाइम फास्ट हो रहा है। जरा इन दोनों को इक्वेट करो, माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू 1/3 डी सी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी। तो देयरफॉर डी सी बाई डी टी क्या आ जाएगा? डी सी बाई डी टी। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इक्वेशन देके बोलेगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर एक्स है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताओ। समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 3 इंटू माइनस डी बी बाई डी टी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम इससे? इसका मतलब है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, वैसे भी दिख रहा है 3 times रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 3 times रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। नोट कर लीजिए। आई होप मेरी ये बात समझ में आ गई। तो जब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया करो, अपने आप सही डेटा आ जाएगा। समझ रहे हो? अपने आप आपके पास सही डेटा आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर? नोट लिख लीजिए जरा जल्दी से।
तो जैसे कोई अगर केमिकल रिएक्शन ले लें हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives twice NH3। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 गैस + 3H2 गैस gives 2 NH3 गैस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -dN2/dt इक्वल टू -1/3। अब बाय 3 क्यों किया है समझ जाओ, क्योंकि जब कंपेयर करोगे, देखो इसका 1 मोल डिकम्पोज होता है तब तक इसका 3 मोल डिकम्पोज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो 1/3 करोगे तभी 3 जाके उधर इंटू होगा, तो 3 टाइम आएगा। समझ गए? फिर क्या आ गया बेटा, dH2/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, हाफ dNH3/dt। तो यहां से इन दोनों के कंपैरिजन से क्या बता सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 का उधर इंटू हो जाएगा, 3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। इन दोनों को कंपेयर करो जरा, इन दोनों को, इससे क्या आएगा बताओ, इससे आ जाएगा रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की एपियरेंस कितनी है, 2 उधर चला जाएगा, तो बोलो 2/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, या ऐसे भी कह सकते हो, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इक्वल टू H2 के डिसअपियरेंस की रेट 3 इधर आ जाएगा, 3/2 इंटू रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ अमोनिया। कह सकते हो कि नहीं बोलो? ऐसे काफी सारे रिलेशंस हम लोग निकाल सकते हैं। नोट करिए बेटा, जरा नोट कर लीजिए। क्लियर हो गई बात सबको? तो इस तरीके से अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन दी हो तो शॉर्ट में अगर आपसे बोला जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो उनके कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कोएफिशिएंट को रेट लॉ लिखते समय, रेट लिखते समय डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में? नोट कर लो। अब लिखिए नोट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है? रेट होता क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मोलैरिटी अपॉन टाइम की यूनिट, टाइम मान लीजिए, टाइम ही रहने दें, क्योंकि कई रिएक्शंस का वैसे तो सेकंड आना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे मिनट, आवर, डेज, ईयर सब कुछ मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी टाइम इनवर्स, या मोलैरिटी क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये रेट की यूनिट है। या एक और आ सकती है, और रेट इक्वल टू होता है चेंज इन प्रेशर। अगर गैसियस रिएक्शन है तो चेंज इन प्रेशर बाय टाइम। प्रेशर की यूनिट क्या होगी? एटमॉस्फेयर या बार, एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स। इवन आप एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। प्लीज इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसमें देखेंगे रेट लॉ। केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था हमने, वहीं से आया है ये रेट लॉ, रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लिखिए एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ये तो पढ़ चुके हो आप लोग। एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन की रेट, याद आ रहा है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses or molar concentration of reactants। देखिए, as per law of mass action, rate of a chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reactants। For example, if A plus B gives product, the rate of reaction will be directly proportional to active mass of A into active mass of B। तो यहाँ पे जो रेट है, रेट ये आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक रेट कांस्टेंट आता था, याद आया,
और रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का रेशियो KF/KB, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था KC और KP, इफ प्रेशर इज टेकन AB, ये ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है आपका रेट लॉ, इसी को रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए वेयर R इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, K इक्वल टू रेट कांस्टेंट, K इक्वल टू रेट कांस्टेंट, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगर कोई स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है, मान लीजिए XA प्लस YB गिव्स प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन सपोज एलिमेंट्री है, हमें कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन, अभी मैं बताऊंगा एलिमेंट्री रिएक्शंस का क्या मीनिंग है। अभी आप लिख लीजिए कि इफ इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो भी आपको पता है कि रेट इक्वल टू K कैसे लिखते हैं, ये पावर में चला जाता है AX और B टू द पावर Y, बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां मैं आपको बताऊं, ये जो x और y है ना, x एंड y इक्वल टू पार्शियल ऑर्डर, मतलब x है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1 SN2 वो सब ऐसे डिराइव होता है, पार्शियल ऑर्डर x लिख लेना, x इक्वल टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, x इक्वल टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड y इक्वल टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, y इक्वल टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, नोट कीजिए, एंड x प्लस y इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, x प्लस y इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये, ओके। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अब लिखिए हेडिंग रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, K, रेट कांस्टेंट K, ये क्या है बोलिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन रेट लॉ। देखो इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन रेट लॉ, रेट लॉ मतलब रेट इक्वेशन, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन रेट लॉ। फॉर एग्जांपल इफ A गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A और रेट इक्वल टू KA, या अगर आपको बड़ी इक्वेशन बनानी है तो A प्लस B, तो ये हो जाएगा A इंटू B, यहाँ आ जाएगा इंटू बी, ठीक है। अब हाउ विल डिफाइन द रेट कांस्टेंट, देखिए इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू B इक्वल टू 1 मोलर, तो रेट इक्वल टू K है, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन रेट कांस्टेंट। कैसे डिफाइन करोगे, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। अगर किसी दिए हुए रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूनिट कंसीडर कर लिया जाए, तो उस समय जो रेट आएगी, स्पीड आएगी रिएक्शन की, उसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन यूनिटी is called rate constant of the reaction, is called rate constant of the reaction, ठीक है। अब यहां से अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे मैंने कहा XA या मान लीजिए Na, ठीक है, गिव्स प्रोडक्ट, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो रेट है वो आएगा K टू द पावर N, आ जाएगा कि नहीं बोली। तो यहां से K की अगर K आएगा वो आएगा रेट अपॉन A टू द पावर N। आर यू गेटिंग दिस और नॉट जेंटलमैन? डिफाइन करने के लिए हमने A को 1 कर लिया था, अब हमें यूनिट निकालनी है, तो रेट की यूनिट क्या होती है, हम यूनिट ऑफ रेट निकालने जा रहे हैं, ये होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स अपॉन, ये लार्ज ब्रैकेट में A का मतलब मोलैरिटी है कि नहीं बोलो, तो ये होगा मोल पावर N लीटर पावर माइनस N, समझ गए, मोल पर लीटर टू द पावर N लिखा है यार। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा यूनिट ऑफ, मैं एक जनरल आपके लिए जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, उससे आप किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हो। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल, देखो ध्यान से,
मोल टू द पावर 1 माइनस एन, ऊपर जाके माइनस एन हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, लीटर टू द पावर एन माइनस 1 एंड टाइम इनवर्स। ध्यान से देख लो, ये एक जनरल फॉर्मूला बना दिया मैंने, जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है? मोल टू द पावर 1 माइनस एन। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, मान लो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अभी आगे आप लोग सीखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है। ठीक है बेटा, मान लीजिए कि एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो जैसे ये रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट इक्वल टू के। जीरो ऑर्डर का मतलब है कि अगर रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, कितना भी ए लेते जाओ लेकिन रिएक्शन एक ही स्पीड से चल रही है, तो समझ जाइए कि जीरो ऑर्डर है, किसी और फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। अब अगर सपोज आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, तो इसका यूज अवॉइड करें, इस फॉर्मूले को अवॉइड करें, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करिए। बोर्ड में बताता हूं, बहुत आसान है। ए गिव्स प्रोडक्ट, आर इक्वल टू के ए नॉट, ठीक है। तो यहां से ए टू द पावर 0 1, तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? के। मतलब रेट कांस्टेंट की वही यूनिट होगी जो कि किसकी होती है? रेट की। तो देयरफॉर देखिए, देयरफॉर रेट कांस्टेंट विल हैव सेम यूनिट एज रेट, देयरफॉर रेट कांस्टेंट विल हैव सेम यूनिट एज रेट। ठीक है, और बताओ रेट की यूनिट होती क्या है? देयरफॉर यूनिट ऑफ क्या होती है बताओ? मोल, अभी निकाला था ना, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, या फिर एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, नोट कर लीजिए। और इस फॉर्मूले से जाना है तो यहां पे लिख लेना प्लीज, यहां पे नीचे लिख लेना इस फॉर्मूले के, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जरा एन की जगह 0 पुट कर दो तो डायरेक्ट आंसर, मोल 1 माइनस 0 यानी मोल, लीटर 0 माइनस 1 लीटर इनवर्स, ये देखो टाइम, हमने कुछ एरर किया, टाइम इनवर्स होता है, सॉरी। तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये है बेटा। तो दोनों में से अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, और अगर मेथड आती है तो मेथड से सॉल्व कर लो, ऑल अप टू यू। ठीक है भाई, इस तरीके से आप रिएक्शन में, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है? रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला है? मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n माइनस 1, और टाइम इनवर्स। तो जरा n इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0 गया, n माइनस 1 0 गया, मोल लीटर टर्म चली गई, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स में कई बार इस यूनिट से पकड़ना होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये आएगा टाइम इनवर्स। आप चाहें तो प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, मैं बताता हूं। इसमें पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिए क्लियरली, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जैसे SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है ना, SN1 में जो 1 है वो ऑर्डर है, तो देयरफॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ rate constant of a first order reaction is independent of concentration term। सेकंड, एक बार फिर मेथड बता देता हूं, ये निकालने का अगर फॉर्मूला याद ना रहे, वैसे कॉम्पिटिशंस में याद रहे तो ही अच्छा है। सपोज बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर कब होगी? ये तब होगी जब रेट इक्वल टू के, ए टू द पावर 1, यहाँ पे जो पावर होता है वही ऑर्डर। रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, रेट लॉ थ्योरेटिकल नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर होती है वही रेट लॉ, वही ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए रेट की यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स की। ये लार्ज ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बताइए? मोलारिटी लिखा है ना, मोल लिखा है, तो ये मोल लीटर इनवर्स कट कर दीजिए, क्या आया? के इक्वल टू क्या आ गया बोलो? टाइम इनवर्स। तो आइदर बाय फॉर्मूला और बाय दिस प्रोसीजर, ये भी बहुत आसान मेथड है, इससे भी प्रोसीड कर सकते हो। प्लीज देखिए फिर फटाफट जरा सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का भी रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल लीजिए। एग्जामिनर बहुत मेहरबान होता है तो यूनिट ही पूछ लेता है,
मेंस नीट जैसे एग्जाम्स में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अब शायद सीधे फॉर्मूले से करते हैं। देखो K इक्वल टू मोल 1 माइनस 2 यानी मोल इनवर्स, है ना, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स आ जाएगा। क्या कहते हो, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स या लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। n की जगह 2 पुट कर दो, n हो गया 2। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में बताओ n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, n की वैल्यू होगी 3 पुट कर दो। K मोल 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, तो इसको लिखेंगे मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर टाइम इनवर्स। ये हो गया बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। प्लीज नोट कर लीजिए।